गुड इवनिंग टू ऑल। आज हमारी साझेदारी चैप्टर नंबर 3 की क्लास नंबर 14 है। यहाँ पर आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3। और क्लास जो है आज आपकी 14 क्लास है। लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट होने पर है। तो यहाँ देखेंगे हम जो क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिए थे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? देखेंगे क्या है। और बा का निम्नांकित चिट्ठा है। चिट्ठा दिया हुआ है, दो साझेदार हैं और बा। क्या क्या है दायित्व में? लेनदार, देवेल, बैंक ऋण, सामान्य कोष, पूंजी और बाकी। टोटल दिया है यहाँ पर 61,000। संपत्तियों में बैंक, देनदार, फर्नीचर, भवन, यंत्र और यहाँ पर टोटल दिया हुआ उसका कितना? 61,000 और बाकी पूंजी। यहाँ पे कितना आएगा? 15। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पूंजी आपकी कितनी दी है? 15, 20,000 और 15,000। अब सवाल में देखेंगे क्या है। समायोजन निम्न शर्तों पर सा को साझेदारी में प्रवेश दिया है ना। शर्तें क्या क्या हैं आपकी? पुस्तकों में ख्याति 10,000 रुपए से मूल्यांकित की गई। देनदारों पर 10% संदिग्ध ऋण प्रावधान कीजिए। भवन पर 10% वृद्धि होगी। फर्नीचर व यंत्र पर 5% हिरास लगाया जाएगा। सा 12,000 रुपए पूंजी लाएगा तथा भविष्य में 1/4 भाग मिलेगा। सभी भागियों की पूंजी लेखे नए अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। आपको पुनर्मूल्यांकन खाता पुराने भागियों की नई पूंजी की गणना करना है तथा सा को पुराने भागियों ने समान रूप से हिस्सा दिया है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कर लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता विवरण राशि विवरण राशि। देखेंगे समायोजन। तो क्या लिखा है? देनदारों पर 10% संदिग्ध ऋण संचिति का निर्माण करना है। देनदार कितने के हैं आपके? सवाल में देखो देनदार कितने दिए? 12,000। तो 12,000 का 10% कितना आएगा? 1,200 रुपए। तो देनदारों पर संदिग्ध ऋण संचय फर्म के लिए हानि है। तो कहां लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में। यहां पर लिखेंगे डेबिट में संदिग्ध ऋण संचय। 10%। 12,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1,200। आप चाहे तो यहां लिख भी सकते हैं संदिग्ध ऋण संचय। बारह हजार का 10%, 10/100 कितना आ जाएगा? 12। अगला फिर क्या है? भवन पर 10% वृद्धि होगी। भवन का मूल्य कितना बढ़ा रहा है? 10%। भवन संपत्ति है, उस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए लाभ होता है। तो हम कहा लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में। भवन कितने का दिया है? 25,000। तो क्रेडिट में लिखेंगे हम भवन। यहाँ चाहो तो आप 25,000 का 10% निकालेंगे। 10/100 कितना आ जाएगा? 2,500। भवन का मूल्य कितना बढ़ गया है? 2,500 रुपये। अगला भवन की बात।
फर्नीचर व यंत्र पर 5% हिरास लगाना। हिरास क्या करता है? संपत्ति के मूल्य में कमी। तो संपत्ति के मूल्य में कमी ये फर्म के लिए हानि है, तो कहां लिखेंगे हम? डेबिट में। किस किस पर लगना है? फर्नीचर और यंत्र पर। तो यहां लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में फर्नीचर और दूसरा क्या है? यंत्र। फर्नीचर की वैल्यू देखो कितनी है? 4000। तो यहां लिखेंगे हम फर्नीचर 4000 का 5%, 5/100, 200 आ जाएगा। यहां लिख देंगे 200। फिर क्या चाहिए अपन अपने लिए? यंत्र। यंत्र देखो कितना है? यंत्र की वैल्यू दी है आपकी 10,000। कितना दिया हुआ है? 10,000। तो यहां पर हम लेंगे यंत्र 10,000 का 5%, 5/100, 500। अब यंत्र की वैल्यू भी कम हो रही है, मूल्य घट रहा है, तो कहां लिखेंगे? पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में। कितना आ जाएगा? 500 रुपए। और देखो समायोजन क्या है? अब कुछ नहीं है, संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में जो कमी वृद्धि होना थी वो हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ पुनर्मूल्यांकन का हम टोटल करेंगे। तो क्रेडिट का ज्यादा है, पहले हम क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। कितना है क्रेडिट का? 2500। डेबिट का कितना है? 1900। तो डेबिट का हम माइनस कर देंगे 1900। कितना बचेगा? 600 रुपए। ये लाभ आ गया। पुनर्मूल्यांकन से 600 रुपए का क्या है? लाभ। यहां पर हम लिख देंगे 5वां पॉइंट, लाभ 600 रुपए। किस अनुपात के साझेदार हैं, है ना? इनका अनुपात क्या है वो देखते हैं हम। कुछ नहीं लिखा। पुराने साझेदारों का लाभ हानि अनुपात कुछ भी नहीं दिया है। पुराने साझेदारों का लाभ हानि अनुपात कुछ भी नहीं दिया। इसका मतलब साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। क्या नियम है? कि लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। तो यहां पर हम जो 600 रुपए है उसको समान अनुपात मतलब 1:1 में बांट देते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2, 2 3 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में लाभ डैश करके आ और बा। आ को कितना मिलेगा? 300 रुपए लाभ के। बा को कितना मिलेगा? 300 रुपए। टोटल लाभ कितना हो गया? 600। पुनर्मूल्यांकन के दोनों साइड का योग बराबर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2500 रुपए। तो ये क्या आ गया आपका? पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार हो गया। अब क्या तैयार करना हमारे लिए? इन्होंने बोला सभी भागियों के पूंजी लेखे नए अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। सभी साझेदारों की पूंजी खाते कैसे करना है? हमें नए अनुपात में समायोजित करना है। तो सबसे पहले हमें नया अनुपात निकालना होगा। हमें यहां पर निकालेंगे, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, यहां पर आ तथा बा का लाभ हानि अनुपात कितना है? 1:1। आ और बा का लाभ हानि अनुपात कितना है? 1:1। नया साझेदार कौन है? सा। और उसका भाग कितना है? सा का 1/4 ये लिखा है। सा को कितना मिलता है? 1/4 भाग। तो हम यहां लिखेंगे नए साझेदार सा का भाग 1/4। नए साझेदार सा का भाग कितना? 1/4। अब क्या होगा? सवाल में कुछ नहीं कहा कि नए साझेदार को पुराने साझेदार कितना कितना भाग दे रहा है। जब सवाल में पुराना अनुपात दिया हो पुराने साझेदारों का, नए साझेदार का लाभ का भाग दिया हो और कुछ ना कहा गया हो,
तो यह कंडीशन होती है कौन सी, जब पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात कायम रखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले नए साझेदार को दे देते हैं और बचा हुआ भाग पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सा को 1/4 भाग देने के बाद शेष सा को 1/4 भाग देने के बाद शेष कितना बचेगा, 3/4। हमने बताया था ना कैसे निकालते हैं, एक में कितना जोड़ दें कि वो 4 के बराबर हो जाए, तो ऊपर क्या लिख देंगे 3 और नीचे क्या आ जाएगा 4, मतलब एक में 3 जोड़ेंगे तो वो 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे आ का नया भाग, तो शेष जो बचा हुआ है वो हम आ और बा में पुराने अनुपात में बांट देंगे। जो शेष भाग बचा है वो किसको, आ और बा को हम पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो शेष भाग कितना है 3/4, इसका 3/4 का 1/2। पहले आ और बा का अनुपात कितना था, 1:1, मतलब 1/2, आधा आधा मिलता था। तो अब हम शेष का मतलब 3/4 का आधा लेंगे 1/2। तो का मतलब होता है गुणा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, तो क्या होगा 3 एकम 3, 4 दूनी 8। ऐसी बा का नया भाग, इसको भी शेष का मिलेगा, मतलब 3/4 का कितना मिलेगा 1/2। जितना पहले मिलता था बा को उतना ही अब मिलेगा, लेकिन शेष का, शेष कितना है 3/4। तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, नया अनुपात। तो आ बा तथा सा का नया अनुपात, आ का कितना है 3/8, बा का कितना है 3/8 और सा का कितना है 1/4। ठीक है, आ बा सा के नए अनुपात अपन ने देख लिया। तो आ का 3/8, बा का 3/8 और सा का 1/4। तो आ के बटे में 8 है, बा के बटे में भी 8, तो सा के बटे में भी हमें क्या करना 8। जो हर है सबके समान होना चाहिए। तो सा का हर कितना दिया है 4, 4 को हमें 8 बनाना है। तो हम 4 में कितने का गुणा कर दें कि 8 हो जाए, तो 4 दूनी 8, 2 का गुणा। तो जितने का गुणा हम नीचे करते हैं उतना ही का ऊपर, मतलब 2 का गुणा ऊपर होगा 2 का नीचे होगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा 3/8, 3/8 और 2 एकम 2, 2/8, 4 दूनी 8। तो अब इनका अनुपात कितना होगा 3:3:2। ठीक है, इनका अनुपात कितना आ जाएगा 3:3:2। ये नया अनुपात आ गया। अब हमें पूंजी समायोजन करना है, तो हम किसका भाग देखेंगे, नए साझेदार का भाग कितना है 2। ठीक, तो यहां पर हम करेंगे पूंजी समायोजन। पूंजी समायोजन कैसा समायोजन होगा, यहाँ हम देखेंगे नए साझेदार का भाग कितना है 2 है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, नया साझेदार कौन है सा, तो सा के 2 भाग की पूंजी बराबर नया साझेदार पूंजी के रूप में कितना पैसा दे रहा है वो हम देखेंगे। तो देखो यहां पर लिखा है कि सा जो है वो कितनी पूंजी दे रहा है 12,000। कितनी दे रहा है 12,000, मतलब सा के 2 भाग की पूंजी जो है वो कितनी है 12,000। 2 भाग बराबर 12,000, इसलिए एक भाग बराबर, तो क्या होगा 12,000 भागित 2। 2 भाग बराबर 12,000, तो एक भाग बराबर, हम 12,000 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 6,000। कितना आ जाएगा 6,000। अब क्या करना हमारे लिए, हम एक भाग बराबर 6,000 निकाल लिया है, तो आ की पूंजी निकालेंगे। आ की पूंजी, ठीक, आ के कितने भाग हैं ये लिखा है, देखो कितने भाग हैं आ के 3। तो 3 गुणित गए 6,000,
एक भाग बराबर कितना है 6000, तो 3 भाग बराबर कितना होगा, 3 का गुणा कर दो, 6 3 18। ऐसे निकालेंगे हम बाकी पूंजी। बा को भी कितने भाग मिलते हैं अब फर्म में, देखो कितने आ गए इनके, 3। तो 3 गुणित गए 6000, मतलब एक भाग बराबर 6000, तो 3 भाग बराबर कितना आ जाएगा 18000। तो आ और बा की पूंजी कितनी आ गई 18,000 रुपए। अब हमें पूंजी खाते तैयार करना है, तो यहां पर हम बनाएंगे पूंजी खाते। आ बा बा, विवरण। आ बा पूंजी। ठीक है, क्या आ गया पूंजी खाते। पूंजी खाते में ये कौन सा क्रेडिट पक्ष है, राइट हैंड वाला, ये कौन सा है डेबिट पक्ष। तो साझेदारों को जो कुछ देना सब क्रेडिट में, और साझेदारों से जो कुछ लेना सब डेबिट में। तो सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे पुराने साझेदारों की पूंजी का शेष, तो यहां पर लिखेंगे शेष, पुराने साझेदारों की पूंजी का शेष। तो देखो कितना है, ये दिया है 15,000 और सॉरी 20,000 और 15,000, तो यहां पर लिख देंगे 20,000 और 15। ठीक, ये हमने पूंजी का शेष लिख दिया, कितना है 20,000 और 15,000। अब देखो सवाल में नया साझेदार पूंजी के रूप में कितने पैसे दे रहा है, तो यहां पर हम देख लेंगे कितने दे रहा था 12,000 रुपए। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे रोकड़ नया साझेदार पूंजी के रूप में कितना पैसा लेके आ रहा 12,000, ये लेके आ गया। अब ख्याति के रूप में कितना ला रहा है वो देखो, तो लिखा है फर्म में पुस्तकों में ख्याति 10,000 रुपए से मूल्यांकित की गई है। तो ख्याति का मूल्य कितना किया गया है 10,000। और एक और चीज, सभी भागियों के पूंजी लेखे नए अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। पुराने भागियों ने, यहां लिखा सा को पुराने भागियों ने समान रूप से हिस्सा दिया। क्या लिखा है सवाल में कि सा जो नया साझेदार है उसको पुराने साझेदारों ने समान रूप से हिस्सा दिया, मतलब समान रूप से त्याग किया है। त्याग अनुपात कैसा है, समान है। तो ख्याति की राशि हम त्याग अनुपात में बांटते हैं, इसलिए ख्याति का विभाजन हम समान रूप से करेंगे, क्योंकि त्याग अनुपात भी कैसा है, समान है। तो ख्याति कितनी है आपकी यहां पर, ख्याति की राशि कितनी है 10,000। तो 10,000 पूरी फर्म की ख्याति है, तो यहां पर हम लिखेंगे सा, पॉइंट नंबर कौन सा है 5, सा का ख्याति में भाग। तो 10,000 की ख्याति है, तो सा का हिस्सा कितना 1/4, जितना उसको लाभ में हिस्सा मिलेगा उतनी ख्याति देगा। तो 10,000 के 1/4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2500। ठीक, छठवा, इस 2500 की ख्याति को, मतलब सा कितना देगा ख्याति की 2500 रुपए, तो 2500 रुपए की ख्याति को हम आ और बा में त्याग अनुपात में बांटेंगे। ठीक, किस अनुपात में बांट देंगे, त्याग अनुपात में। तो यहां पर लेंगे 1:1। अब सवाल में देखो क्या लिखा है यहां पर कि पूंजी के पैसे तो वो क्या दे रहा है, नगद दे रहा है, लेकिन ख्याति के बारे में नहीं लिखा है कि ख्याति की राशि नया साझेदार नगद लेके आ रहा है। इसका मतलब है कि ख्याति की राशि नगद नहीं आ रही है, तो हम नए साझेदार की पूंजी में से निकालेंगे। तो यहां पर ख्याति का विभाजन हम त्याग अनुपात में कर दे रहे हैं 1:1, तो कितना आ जाएगा 1250। गुणा करेंगे एक का तो 1250 और 1250। तो क्रेडिट में लिखेंगे, यहां पर सा का पूंजी खाता 1250 है, 1250 का क्रेडिट में लिखेंगे, यहां पर सा का पूंजी खाता 1250 है, 1250 का डेबिट में लिखेंगे। 1250 का क्रेडिट में लिखेंगे, 1250 का डेबिट में लिखेंगे। 1250 का क्रेडिट में लिखेंगे, 1250 का डेबिट में लिखेंगे।
1250 सा की पूंजी में से निकाल के किसको देंगे हम, आ को, ख्याति के, और 1250 हम किसको देंगे, बा को, ख्याति के। तो आ और बा को सा से ख्याति का पैसा लेना है, इसलिए पूंजी खाते के डेबिट में लिखेंगे हम आ का पूंजी खाता, आ सा से कितना लेगा 1250, तो लिखेंगे बा का पूंजी खाता, बा सा से कितना लेगा 1250। और देखो सवाल में क्या है, सामान्य कोष दिया है कितना है 6000। तो यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय चिट्ठे में लाभ हानि या सामान्य कोष या कोई कोष दिया हुआ है, संचय कोष, तो उसको पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटते हैं, नए साझेदार को इसमें कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सामान्य कोष लिखेंगे, सामान्य कोष कितना है 6000। तो पुराने साझेदार को हम 1:1 उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे, 2 3 6, 3000 और 3000 यहां पर लिखेंगे हम। सामान्य कोष आ को कितना मिलेगा 3000, बा को कितना मिलेगा 3000। ठीक, पुनर्मूल्यांकन का लाभ भी है, देखो पुनर्मूल्यांकन का लाभ किसको मिलना है, आ और बा को। साझेदारों को देना है तो पूंजी खाते के कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, और लेना होता तो डेबिट में। लाभ है हमें देना है तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। क्या, पुनर्मूल्यांकन कितना 300 और 300। और कोई संचय वगैरह लाभ वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया, ठीक है, संचय लाभ ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब पूंजी का समायोजन कर लेते हैं। तो यहां देखो इनका टोटल करेंगे सबसे पहले, इसका टोटल तो कितना आ जाएगा 24,550, 24,550। पहले का टोटल कितना है 24,550। दूसरे का कर लेते हैं हम, तो 19,550, इसका कितना 12। तो जब हमने पूंजी समायोजन किया तब क्या निकला कि आ की पूंजी कितनी होनी चाहिए 18,000, बा की पूंजी कितनी होनी चाहिए 18,000। लेकिन यहां पर पूंजी है कितनी, आ की कितनी दी है 24,550 और बा की कितनी 19,550। डेबिट में कुछ भी नहीं है घटाने का, है ना, मतलब ये पूरी इनकी पूंजी का शेष है। तो हमें क्या करना है, जो ज्यादा पैसा है ये लोग निकाल लेंगे, आ और बा क्या करेंगे, अतिरिक्त राशि जो है वो निकालेंगे। तो हम पहले आ का लेंगे, 24,550 में से माइनस करेंगे 18,000। आ की पूंजी कितनी होनी चाहिए, आ की नई पूंजी जो है वो कितनी होनी चाहिए 18, और ज्यादा कितनी है 24,550। तो कितनी ज्यादा है वो माइनस कर दो यहां पर, 0,556 निकालेगा 6,550। आ क्या कर लेगा, निकाल लेगा। तो डेबिट में लिखेंगे रोकड़, 6,550 आने निकाल लिए, तो शेष कितने बचेंगे इसके 18,000 आके। टोटल शेष 24,550। ऐसी बा का हिसाब करेंगे, बा बा का शेष क्रेडिट का टोटल कितना है 19,550। इसमें डेबिट में कुछ नहीं माइनस करना है, इसमें से माइनस कर देंगे हम पूंजी। बा की नई पूंजी कितनी है 18,000, तो कितना ज्यादा है 1,550, ये भी निकालेगा ना। बा भी क्या करेगा 1,550 रुपये निकालेगा, तो डेबिट में लिख देंगे हम 1,550 रोकड़। तो इसका शेष कितना बचेगा 18, टोटल 19,550। और सा का कुछ नहीं करना हमारे लिए,
12,000 दिया है, 12,000 में से कितना माइनस कर देंगे हम, 2500 ख्याति के ना, तो कितना बचेगा यहाँ पर 9,500। टोटल कितना आ जाएगा, अब देखो पूंजी का शेष 18,000, 18,000 और 9,500 दिए हुए बस। तो एक क्या होगा आपका, साझेदारों की पूंजी खाते तैयार, ये पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार है, ये हमने पूंजी का समायोजन किया हुआ है, ठीक। और यहां पर क्या है, साझेदारों की पूंजी खाते भी तैयार हो गए। अब आगे करेंगे हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 48वां, ठीक। क्वेश्चन कौन सा है, 48वां। क्या लिखा हुआ है, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं, उनका 31 मार्च 2018 को चिट्ठा निम्नानुसार था या नामांकित था, 31 मार्च 2018 को चिट्ठा। दायित्व में देखो क्या लिखें, लेनदार, काका ऋण खाता, पूंजी खाते राम श्याम, ठीक। फिर संपत्तियों में देखेंगे, रोकड़ दिया है, विनियोग है, विविध देनदार हैं, स्टॉक दिया, फर्नीचर दिया और बन दिया, ये संपत्तियां। उस दिन उन्होंने शंकर को निम्नलिखित शर्तों पर साझेदारी में लेने का निश्चय किया। शंकर 10,000 रुपये पूंजी के 1/3 भाग की ख्याति के लिए 4,000 रुपये देता है, जो वह राम और श्याम से बराबर प्राप्त करता है, ठीक। देनदारों पर 7.5% से संदिग्ध ऋण संचय बनाना है। विनियोगों को घटाकर 8,000 रुपये कर दिया गया या कर दिया जाए। स्टॉक का अधिमूल्य करके 12,000 रुपये कर दिया जाए। 2,000 रुपये के ऋण के शोधन में दिया जाए, मतलब 2,000 रुपये का के ऋण के शोधन में दिए जाए। फर्नीचर पर 600 रुपये मूल्यह्रास लगाया जाए। शंकर के लाभांश के अनुपात में राम और श्याम की पूंजी को समायोजित की जाए। आपको निम्नलिखित कार्य करना है, पुनर्मूल्यांकन खाता 1 अप्रैल 2018 को प्रत्येक साझेदार की पूंजी खाता बनाइए एवं नई फर्म का चिट्ठा बनाइए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार कर देते हैं। देखो पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ पर तैयार, पुनर्मूल्यांकन विवरण राशि, विवरण राशि, ठीक है, विवरण राशि, विवरण राशि। समायोजन देखेंगे तो देनदारों पर 7.5% संदिग्ध ऋण संचय। देनदार कितने के हैं, ये लिखा 13,600, इसका 7.5% बनाना है, तो यहां लिख देंगे देनदार 13,600, इसका 7.5%, तो 15/200 मैंने बताया था ना, 7 सही 1/2, 7 दूनी 14, 1 15, 15 बटे कितना आ जाएगा 200, तो कितना आ जाएगा 15/200। तो इसको काटेंगे हम, 0 0 0 0, 2 से कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 अट्ठे 12, 2 अट्ठे 16, 15 का गुणा कर दो, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे कितना आ जाएगा 120, 12, 15 छक्का 90, ठीक, और 12 तो कितना आ जाएगा 102, 1020 यहाँ पर लिख देंगे हम। संदिग्ध ऋण संचय, संदिग्ध ऋण संचय फर्म के लिए हानि है, इसलिए कहाँ लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में, यहाँ लिखेंगे संदिग्ध ऋण संचय, 1,000 लिख दिया,
और देखो समायोजन क्या है, विनियोग को घटाकर 8,000 रुपये कर दिया जाए। चिट्ठी में देखो विनियोग कितने के हैं, विनियोग दिए हैं 10,000 और यहां पर कितने दिए हैं 8,000। कितना मूल्य घट गया विनियोग का 2,000, 10,000 से कितना हो गया 8, 2,000 मूल्य घट गया है। तो संपत्ति के मूल्य में कमी हानि, क्योंकि विनियोग संपत्ति है तो पुनर्मूल्यांकन के कहां लिखेंगे हम, डेबिट में। विनियोग, विनियोग से कितने की हानि हो गई है 2,000। विनियोग के बाद स्टॉक का अधिमूल्यांकन करके 12,000 रुपये कर दिया जाए, मतलब स्टॉक का मूल्य बढ़ाना है। पहले कितने का था स्टॉक, ये लिखा है 11,660, अब नई कीमत कितनी हो गई है 12,000। तो कितना मूल्य बढ़ गया, हम 12,000 में से माइनस कर देंगे 11,660, तो कितना आ जाएगा 0,4,3, ये वृद्धि हो गई 340। स्टॉक के मूल्य में वृद्धि, स्टॉक संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए लाभ होता है। तो पुनर्मूल्यांकन के कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, स्टॉक 340, चलो स्टॉक हो गया। का के ऋण के रूप में 2,000 रुपये शोधन करना, तो ये पुनर्मूल्यांकन से संबंधित नहीं, दायित्व का भुगतान है, रोकड़ खाते में जाएगा। फर्नीचर पर 600 रुपये मूल्य ह्रास लगाया जाए, तो फर्नीचर पर ह्रास फर्म के लिए हानि होती है, मतलब संपत्ति का मूल्य घट रहा है, तो पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में लिखेंगे फर्नीचर। कितना, और क्या बचा है, बस अब कुछ नहीं बचा। हम टोटल कर देंगे, तो डेबिट का ज्यादा है, डेबिट का टोटल करेंगे पहले हम, कितना है 3,620, इसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट का 340, तो 0,8,4,12, 2, 3, हानि हो गई। पुनर्मूल्यांकन से हानि आ गई, कितने की हानि आ गई 3,280। तो हम यहाँ पर हानि को बांट देंगे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात, 3,280 को पुराने साझेदारों में बांटेंगे। देखो पुराना अनुपात देखो, तो राम और श्याम दिया हुआ है, इनका लाभ हानि अनुपात कुछ भी नहीं बता रहे हैं, मतलब साझेदार दो हैं जो हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लगेंगे। साझेदारों का लाभ हानि अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो यहाँ पर 3280 को हम बराबर बराबर मतलब 1:1 में बांटेंगे। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 से भाग दिए तो 3280 में तो कितना आएगा 1640। 1 का गुणा कर दो तो 1640, फिर 1 का गुणा करेंगे तो 1600, यहाँ लिखेंगे हानि। कौन कौन है साझेदार, राम और श्याम, राम 1640, 1640, टोटल कितना आएगा 3280 और यहाँ का 3,600। तो ये आपका क्या तैयार हो गया, पुनर्मूल्यांकन खाता आपके यहाँ पर हमने तैयार कर दिया। अब देखो तो इस सवाल में आपके लिए क्या करना है, साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करना है, ठीक है। साझेदारों के क्या तैयार करोगे, पूंजी खाते, पूंजी का समायोजन करोगे, चिट्ठा, मतलब आपको पूंजी खाते तैयार करना है और चिट्ठा तैयार करना है, ये आपका होमवर्क है। इसको हम चेक करेंगे, आप हमें पहले व्हाट्सएप पे भेजना, हम उसको चेक करके फिर आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक। आगे आज इसके आगे थोड़ा सा हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आपका, खत्म ही है लगभग। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कुछ यहाँ पर ना, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन पर भी हमें फोकस करना है। क्या है आपके क्वेश्चन वो देखें। तो देखो क्या लिखा होगा, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अवितरित लाभों व संचय का हस्तांतरण किया जाता है, मतलब चिट्ठे में जो अवितरित लाभ और संचय दिए हुए हैं साझेदारी फर्म के, उसको हम कहाँ हस्तांतरण करते हैं,
रोकड़ खाते में बिल्कुल नहीं करते, बैंक खाते में नहीं करते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते में सही। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरण किए जाते हैं। आपने अभी देखा, हमने साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट में लिखा था सामान्य कोष। क्या लिखा था? सामान्य कोष। सामान्य कोष कहाँ लिखा? पूंजी खाते के क्रेडिट में। तो ये आवितरित लाभ और संचय कोष जो होते हैं उनको हम पूंजी खाते में ट्रांसफर करते हैं। ये आपका पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। आप बताओ कि यदि नया साझेदार अपने हिस्से की राशि ख्याति को रोकड़ में देता है तो हम किस खाते में डेबिट करेंगे? मतलब ने बोला रोकड़ राशि में देता है, उस राशि को डेबिट करेंगे। किस में डेबिट करेंगे ये आपको बताना। ठीक, तो कुछ लोगों का बिल्कुल सही है। यदि आपको प्रविष्टि याद है तो बिल्कुल सही बोले आपने। क्या है? ख्याति खाते में डेबिट करेंगे? नहीं। नए साझेदार की पूंजी खाते में डेबिट करेंगे? बिल्कुल नहीं। कहाँ डेबिट करेंगे हम? रोकड़ खाते में। हमने आपको प्रविष्टि बताई थी ना, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तो प्रविष्टि क्या होती है? रोकड़ खाता डेबिट, ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से, ख्याति के लिए प्रीमियम खाते से, ये होती प्रविष्टि। तो डेबिट क्या है यहाँ पर? देखो रोकड़ खाता डेबिट है ना, तो वही इनने पूछा हुआ। तो आपको यदि हमारी बताई हुई शुरू से लेकर एंड तक की बातें आपने अच्छे से समझी हैं, प्रविष्टियां याद की जो भी हमने आपको 2-4 बताई हुई हैं, है ना, तो उनको यदि आपने याद किया हुआ तो ये आपके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इजीली आपसे बने। अगला, मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं फर्म के विघटन पर? नहीं, कभी नहीं बनाते, है ना। फर्म के लाभ पर, लाभ होने पर? बिल्कुल नहीं। नए साझेदार के प्रवेश पर या व्यवसाय बंद होने पर? तो नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। ठीक है, कहां बनाते हैं अपन? नए साझेदार के प्रवेश पर। इत्तेफाक से पहले तीनों क्वेश्चन के आंसर सी ही हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है। मतलब जब साझेदार प्रवेश करता है तो उसका पुनर्मूल्यांकन का लाभ होता है, वो हम कहाँ किसको देते हैं, कहाँ अंतरित करते हैं? तो देखो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर पुनर्मूल्यांकन खाता बना है। देखो ये लाभ भी है, कितना है? 600 रुपए का लाभ। तो हमने किसको दिया है? आ और बा। आ और बा कौन है? पुराने साझेदार है। मतलब पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि जो भी है वो किसको मिलती है? पुराने साझेदारों को मिलती है। तो यहां पर क्या लिखा है? साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है सभी साझेदारों की पूंजी खाते में? नहीं। नए साझेदार की पूंजी खाते में? बिल्कुल नहीं। पुराने साझेदारों के खाते में? यही सही है ना। चौथे क्वेश्चन का भी आंसर क्या निकला? सी। लाभ हानि खाते में? नहीं। कहां ट्रांसफर करते हैं हम? पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। पांचवा, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाले लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? तो नए लाभ हानि अनुपात में, त्याग अनुपात में, पुराने लाभ हानि अनुपात में और प्राप्ति अनुपात में। तो इत्तेफाक से पांचवें क्वेश्चन का आंसर भी क्या है? सी। पुनर्मूल्यांकन का लाभ पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करने में व्यक्ति 5 मिनट भी सॉल्व लगा सकते हैं और 30 सेकंड में भी इसका आंसर आ सकता है। तो देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है। और बात 3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वे सा को 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। उनके लाभ हानि का विभाजन अनुपात होगा। नया अनुपात बताना है आपको क्या होगा। तो देखो सवाल में जब पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात दिए हों और नए साझेदार का भाग दिया गया हो और कुछ भी नहीं कहा कि नए साझेदार को कौन कितना दे रहा है, ये कौन सी कंडीशन कहलाती है? पुराने साझेदार अपना पुराना अनुपात कायम रखेंगे। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम नए साझेदार को देते हैं और बचा हुआ भाग मतलब शेष भाग पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट देते हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात कायम रहते हैं। तो पुराने साझेदारों के अनुपात क्या है, देखो 3:1। मतलब जब हम नया अनुपात निकालेंगे तो उनका अनुपात वही होगा जो पहले था, 3:1 ही होगा। तो आप देखो, यदि शॉर्टकट तरीका देखना चाहते हैं तो हम यहां पर पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं। देखो पहले वाले ऑप्शन में 10 और 2 जो है पुराने साझेदार, इसको काटोगे तो कितना आएगा, यहां पर अपन लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 10 और 2 को काटोगे तो 2×5 = 10, 2 एकम। तो क्या 3:1 अनुपात बना क्या इसका, नहीं, मतलब ये आंसर नहीं है, पहला नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा दूसरा कितना है, 9:3। सिर्फ हम पुराने साझेदार का ले रहे हैं, है ना। तो 3 × 3, 3×3 = 9। तो देखो अनुपात बन रहा है ना जो पहले दिया था, मतलब आंसर तो यही रहेगा, कौन सा, बी, सेकंड आंसर रहेगा छठवे का। लेकिन हम फिर भी दूसरे भी चेक करके देख लेते एक बार, ऐसा ना हो कि वो आ जाए। तो यहां पर तीसरा ऑप्शन देखो कितना है, 8:3। अब 8 और 3 तो कटेंगे नहीं किसी से, मतलब यही अनुपात होगा, तो वो तो गलत है। चौथा 8:5, तो ये भी नहीं कटेंगे, मतलब ये भी गलत है। तो देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि पुराना अनुपात 3:1 था, तो नया अनुपात जो है और बा का, जिसमें 3:1 आ जाए वही आंसर होगा। तो देखो दूसरे ऑप्शन में 9 और 3 को काटने से 3:1 आ रहा है, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा कहलाना, सेकंड वाला सही। अब आप चाहो तो इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले नए साझेदार को दे दो और बचा हुआ भाग हम पुराने साझेदार में बांट देंगे पुराने अनुपात में। ठीक है, पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में हम बांट देंगे। चलो, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए। आगे देखेंगे अपन, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन को करना। ठीक, तो क्या लिखा हुआ है, नफे के अनुपात से पुराने साझेदारों के अनुपात में खाली स्थान होती है। नफे का अनुपात क्या कहलाता है, प्राप्ति अनुपात। नफे का अनुपात क्या कहलाता है, प्राप्ति। तो प्राप्ति अनुपात मतलब नफे के अनुपात से पुराने साझेदारों के अनुपात में क्या होती है, वृद्धि। क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा अनुपात, पुनर्मूल्यांकन खाता खाली स्थान का खाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र, नाम मात्र का खाता है। प्रकृति बताना था, पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा है, नाम मात्र का खाता है। दायित्वों में कमी फर्म का खाली स्थान होता है। मतलब जब दायित्व घट जाते हैं तो पुनर्मूल्यांकन के कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट में, मतलब फर्म को क्या होता है, लाभ। तो दायित्वों में कमी फर्म को क्या होता है, लाभ होता है। फर्म को क्या होता है, लाभ। फिर आगे, संपत्ति और दायित्वों के परिवर्तित मूल्य जब पुस्तकों में नहीं दिखाए जाते हैं तब खाली स्थान खाता बनाया जाता है। इन्हें बोला है, जब संपत्ति और दायित्वों के परिवर्तित मूल्य पुस्तकों में नहीं दिखाए जाते हैं तो खाली स्थान खाता खोला जाता है। उस खाते का नाम क्या है, विनिर्माण खाता, या अपन बोलेंगे मेमोरेंडम। मेमोरेंडम खाता, मेमोरेंडम अकाउंट, कौन सा खाता कहलाएगा आपका, विनिर्माण खाता। अगला, ख्याति की राशि पर अधिकार खाली स्थान साझेदारों का अधिकार होता है। तो ख्याति की राशि पर पुराने साझेदार किसका अधिकार होता है, पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। हमने देखो कितने सवाल किए, सभी सवालों में लगभग हमने 48 आपको सवाल कराए। सभी सवालों में क्या है, ख्याति की राशि हमने किसको बांटी है, पुराने साझेदारों को बांटी है। तो ख्याति की राशि पर किसका अधिकार होता है, पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। सत्य और असत्य, नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि किसी संपत्ति का मूल्य
घटता है तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम किया जाता है। नाम मतलब क्या होता है? डेबिट, है ना। मतलब जब संपत्ति का मूल्य कम होता है, घट जाता है, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं? पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में। तो इन्हें वही बोला है, पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम किया जाता है, सही है, ठीक है, मतलब उसके डेबिट में लिखे। अगला, पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाया जाता है, गलत है ना। संपत्ति के विक्रय पर हम वसूली खाता तैयार करते हैं। कौन सा खाता बनाते हैं? वसूली खाता। संपत्ति के विक्रय पर कौन सा खाता बनाया जाता है? वसूली खाता। अब आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, आपके लास्ट चैप्टर में ही पढ़ाया जाएगा वसूली खाता। नए साझेदार द्वारा ख्याति की ब्याजी देने पर उसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके ब्याज के अनुपात में स्थानांतरित किया जाता है ना। ब्याज के अनुपात में, गलत है, ब्याज के अनुपात में नहीं होता है। किस अनुपात में होता है? त्याग अनुपात में। किस अनुपात में करेंगे अपन? त्याग अनुपात, ठीक, त्याग अनुपात में स्थानांतरित किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर चिट्ठे में विद्यमान पुनर्मूल्यांकन खाते में हस्तांतरित करते हैं। इन्होंने बोला नए साझेदार के प्रवेश पर चिट्ठे में विद्यमान पुनर्मूल्यांकन खाते में हस्तांतरित किया। यहां पर कुछ गड़बड़ है सवाल में, क्वेश्चन में। क्या विद्यमान, है ना, अब वो चीज लिखी नहीं है, इसको देखते हम फिर बाद में सुधारेंगे ना। क्वेश्चन में कुछ चीजें मिस हो गई, यहां लिखी नहीं गई, इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभ को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में नए अनुपात में स्थानांतरित करते हैं, तो गलत है। नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभ को हम पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में वितरित करते हैं। किस अनुपात में करते हैं? पुराने अनुपात में करते हैं, ये गलत है। तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक यू।